झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो बच्चों, झारखंड सरकार के डिजी 7 प्रोग्राम के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने आए हैं। आइए देखते हैं डिजी 7 के इस सत्र में हम क्या पढ़ेंगे। इस सत्र की शुरुआत हम कक्षा 10 के यानी क्लास 10 के पाठ विकास के साथ शुरू करेंगे और उसके बाद हम अंग्रेजी का चैप्टर, इंग्लिश का चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए उसमें हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम बायोलॉजी का चैप्टर जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के पाठ 1 विकास का भाग 1 पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, क्या-क्या सीखेंगे। आज हम विकास के बारे में जानेंगे कि विकास होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और हम आय और अन्य लक्ष्यों के बारे में भी जानेंगे कि एक राज्य तथा देश की जनता के क्या लक्ष्य होते हैं और राष्ट्र विकास क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पहला विषय है वो है विकास। क्या आप बता सकते हैं क्या कि विकास होता क्या है? विकास का अर्थ है डेवलपमेंट, मतलब संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा प्राप्त बढ़ता हुआ उत्पादन। दोस्तों, जब संसाधनों की उपलब्धता होती है, मतलब जब रिसोर्सेस सही मात्रा में अवेलेबल होते हैं तथा कुशलता में वृद्धि आए, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो उससे एक राज्य तथा एक देश की उत्पादन में बढ़ाव देखा जा सकता है। विकास दर बढ़ने से एक देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न लोगों के विभिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं। हर व्यक्ति के लिए विकास का उनका एक अलग मतलब होता है। अलग अलग व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य भी अलग होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी विकास हो। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य भी अलग हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए अधिक मजदूरी तथा अधिक दिन का काम ही उसके लिए विकास के लक्ष्य हैं। समृद्ध किसान के लिए अधिक आय ही उसके विकास का लक्ष्य है। इसी तरह शहरी बेरोजगार युवा के लिए रोजगार ही उसके विकास का लक्ष्य है। आदिवासियों के लिए शिक्षा, बढ़ती सामाजिक आर्थिक स्थिति, समानता, यही सब विकास के लक्ष्य होते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने
निजी स्वार्थ तथा अपने आसपास के लोगों को देखकर ही अपने विकास के लक्ष्य को निर्धारित करता है। अगला विषय है आय। आय यानी कि इनकम। इसके बारे में आप सभी ने तो जरूर सुना होगा। आय धन है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को एक सेवा प्रदान करने से या पूंजी निवेश के माध्यम से प्राप्त होती है। आज के समय में एक व्यक्ति केवल आय से ही अपनी जीवन शैली नहीं चला सकता। उसको इसके साथ साथ आय सुरक्षा और बराबरी का व्यवहार भी मिलना जरूरी है। इन सभी के साथ एक व्यक्ति अपनी जीवन शैली को चला सकता है। लोगों का ये मानना है कि खाली पैसा कमाने से अपना जीवन नहीं जिया जा सकता। पैसे के साथ साथ एक व्यक्ति के पास इज्जत होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी होता है कि जब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लोगों को कम आय देती हैं, लेकिन वह लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब नियमित रोजगार देके उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे एक व्यक्ति के मन में सुरक्षा तथा संतुष्टि बनी रहती है। दोस्तों, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ विकास है। अगला विषय है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य है किसी राष्ट्र की अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता। जिस देश में राष्ट्र विकास अधिक होता है उस देश में वृद्धि भी अधिक होती है। राष्ट्र के लोगों का जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद तथा साक्षरता स्तर आदि जैसे तत्वों पर आधारित रहता है। जीवन स्तर में वृद्धि इन्हीं सभी फैक्टर्स के द्वारा आती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय किसी निश्चित क्षेत्र तथा देश में रहने वाले कुल जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक वर्ष की औसत आमदनी होती है। औसत आमदनी का अर्थ है मीन इनकम, जो एक व्यक्ति कमाता है, तथा सकल घरेलू आय का अर्थ है वे सभी चीजें मतलब वस्तुएं और सेवाएं जो देश के अंदर डोमेस्टिकली उत्पादित की जाती हैं, उनका आर्थिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। साक्षरता दर का अर्थ है जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो पढ़ और लिख सकता है। दोस्तों, हम विभिन्न देशों तथा राज्यों की तुलना प्रति व्यक्ति आय के द्वारा कर सकते हैं। मतलब जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में विकास अधिक होगा। इसी तरह जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कम होगी उस देश में विकास कम होगा। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने विकास के बारे में जाना कि डेवलपमेंट होता क्या है, और हमने आय मतलब इनकम के बारे में भी पढ़ा कि लोगों के अन्य लक्ष्य क्या होते हैं तथा राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या होता है। इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना। अब आप सब भी अपनी अर्थशास्त्र की NCERT की बुक आर्थिक विकास की समझ से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी।
अगली वीडियो में हम आय और अन्य मापदंड के बारे में जानेंगे तथा सार्वजनिक सुविधाएं क्या होता है इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के पाठ 1 विकास का भाग 2 पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी ने भाग 1 में हमने जो भी पढ़ा था उसको घर जाकर दोबारा जरूर समझा होगा। हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि विकास क्या होता है और किस तरह से लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। हमने राष्ट्र विकास के बारे में भी जाना था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे। आज हम आय और अन्य मापदंड के बारे में पढ़ेंगे तथा सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आय और अन्य मापदंड से। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आय क्या होती है। आय का अर्थ है इनकम। एक देश के लोगों के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ आय का होना ही काफी नहीं होता है। लोगों को आय के साथ साथ आजादी, सुरक्षा जैसी चीजें भी मिलनी चाहिए, जिससे वो अपनी जीवन शैली को आराम से व्यतीत कर सकें। इसके साथ साथ एक देश के विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय का होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रति व्यक्ति आय का अर्थ समझा था। प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। दोस्तों,
जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये कुछ राज्यों के लोगों के प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हैं, जिसमें महाराष्ट्र के लोगों का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और वहीं बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इससे हमें ये पता चलता है कि महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति एक साल में इतना प्रति व्यक्ति आय कमाता है और वहीं बिहार में एक साल में एक व्यक्ति इतना प्रति व्यक्ति आय कमाता है। अगला विषय है सार्वजनिक सुविधाएं। दोस्तों, वे सभी सुविधाएं जैसे अस्पताल, स्कूल, बिजली, इन सभी जैसी सुविधाएं जो सरकार हमें उपलब्ध कराती हैं, ये सभी सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। सार्वजनिक सुविधाएं सरकार द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। वो सभी सुविधाएं तथा सेवाएं जो सरकार हमें उपलब्ध कराती हैं, सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, स्कूल, अस्पताल, आधारिक संरचना, सड़कें, यह सभी चीजें सार्वजनिक सुविधाएं में आती हैं। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम पैसे से स्वच्छ पर्यावरण और अच्छा स्वास्थ्य खरीद सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। इन सभी चीजों के लिए हमारे पास अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं मतलब पब्लिक फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, जो भारत के विकास दर को मापते हैं। मानव विकास रिपोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे जनसंख्या तथा विकास दर के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं। अगला विषय है विकास की धारणीयता। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हर देश विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बढ़ता हुआ विकास सतत है क्या? दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि हर देश विकास की ओर बढ़ते हुए सतत विकास भी करता है। सतत विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता को बनाए रखने के साथ मनुष्य के विकास को संदर्भित करना। मतलब मानवों के विकास के साथ साथ प्रकृति के संसाधनों मतलब रिसोर्सेज को भी बचाना बहुत जरूरी है। अगर एक भी चीज ऊपर नीचे होती है तो इससे नुकसान हमें ही होगा। सतत विकास को बनाए रखने के लिए हमें अत्यधिक कार्बन से बनी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि कोयला, मिट्टी का तेल आदि जैसी चीजें। सतत विकास अगर ना हो तो इससे पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया को ही भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। जो सभी साधन अभी हमारे पास हैं, वो जरूरी नहीं कि कल भी हमारे पास हों। इसलिए सोच विचार करके ही हमें अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने आय और अन्य मापदंड के बारे में जाना तथा सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं और इनका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब आप सब भी अपनी अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी की बुक आर्थिक विकास की समझ से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कुछ जरूरी प्रश्न बताऊंगी। धन्यवाद।
हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाई करेंगे, क्या क्या सीखेंगे। प्लॉट ऑफ द स्टोरी मतलब ये कहानी किस किस किरदार पर आधारित है और वो किरदार कहाँ रहते हैं। कन्वर्सेशन अमंग्स फैमिली मेंबर्स, बच्चों कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, और वो किरदार आपस में क्या क्या बातचीत करेंगे। ड्यूरिंग डिनर, डिनर मतलब रात का भोजन, उस रात के भोजन के समय क्या होगा। आफ्टर विंड स्टार्ट्स, बच्चों विंड मतलब तूफान होता है, और उस तूफान के आने के बाद क्या होगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने परिवार के साथ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्व के पहाड़ों पर रहता था। सिर्फ उसके परिवार का घर एक पहाड़ी के शिखर पर था। वो पहाड़ी भुट्टे के खेतों से घिरी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि उन खेतों के साथ बहुत सारे फूल भी थे जो उस पहाड़ी की खूबसूरती को बढ़ा देते थे। जो व्यक्ति उस पहाड़ी के शिखर पर रहता था उसका नाम था लैंचो। उस पहाड़ी के शिखर से पूरी पहाड़ी की सुंदरता देखी जा सकती थी। पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, परंतु उस पहाड़ी को बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और होती क्यों ना, क्योंकि पूरी पहाड़ी पर खेत ही खेत थे और किसानों को और खेतों को तो पानी चाहिए ही होता है। फिर एक रात बहुत ज़ोर से बादल कड़के बिजली चमक रही थी। लैंचो को तो पूरा आभास हो गया था कि आज तो बारिश होगी ही होगी, उसके और बाकी सबके खेतों को पानी भी मिलेगा, उनकी मेहनत रंग लाएगी। वो बहुत ही खुश था। उसने इस खुशी के साथ अपनी पत्नी से बात करी। उसने बोला कि मुझे तो लगता है कि आज हमें पानी मिलेगा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल, भगवान की दया से हमें और हमारे खेतों को पानी ज़रूर मिलेगा। इस समय तक जो घर के बड़े बच्चे थे वो तो अपने पिता का हाथ बटा रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, और जो घर के छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक उनकी माँ उनको खाने के लिए ना बुला ले। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर जैसे ही खाना शुरू हुआ, बारिश भी शुरू हो गई। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। लैंचो बहुत ही खुश हुआ। वो घर के बाहर निकल के पूरा आनंद लेने लगा। मिट्टी की खुशबू, ठंडी ठंडी हवा, बहुत खुश था लैंचो, और होता क्यों ना, क्योंकि उसकी मेहनत को सफलता मिल रही थी। फिर अचानक से वो शॉक हो गया। शॉक मतलब हैरान हो गया, और बोला कि देखिए, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये कोई आम बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के बरस रहे हैं आसमान से। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर। बच्चों, सेंट मतलब अमेरिका का पैसा। देखिए दोस्तों, ये कोई सच का पैसा नहीं बरस रहा था आसमान से। ये तो उस किसान लैंचो की बहुत मेहनत थी जो उसको लग रहा था रंग लाई है। उसको ये लग रहा था कि भगवान ने उसकी सफलता के लिए बारिश की बूंदों के रूप में इतना सारा पैसा भेजा है। फिर जैसे ही आंधी शुरू हुई, बारिश भी तेज होने लगी। जो घर के बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे, वो घर से बाहर निकले। वो भी मौसम का पूरा लुत्फ मतलब आनंद उठाना चाह रहे थे, मज़े करने जा रहे थे। वो भी बारिश की बूंदों से खेल रहे थे। और इस समय तक तो लैंचो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो रोने लगा और रोते हुए बोला कि ये तो सिचुएशन मतलब ये जो हालात हैं ये तो बिगड़ते ही जा रहे हैं, ये जल्दी से रुक जाने चाहिए वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो जानता था कि उसके पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी अगर ये बारिश और तूफान ना रुका। पर बच्चों, जब तक वो आंधी तूफान रुका, वो तेज़ बारिश रुकी, खेत तो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे नमक की बिल्कुल सफ़ेद चादर लिपटी हुई हो। हर जगह पानी भरा हुआ था, सारी फसलें खराब हो चुकी थी। आगे ये कहानी बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लॉट ऑफ द स्टोरी, मतलब ये कहानी किस किस किरदार पर आधारित है, और वो किरदार जो मेन किरदार था हमारा वो है लैंचो। कन्वर्सेशन अमंग्स द फैमिली मेंबर्स, मतलब उन किरदारों ने आपस में क्या क्या बातें की, क्या क्या हुआ उनके साथ। ड्यूरिंग डिनर, डिनर
जैसे रात का भोजन। और उस रात के भोजन के समय क्या हुआ? आफ्टर विंड स्टार्ट्स, मतलब तूफान के आने के बाद क्या हुआ। आशा करता हूं आप सबको ये सभी चीजें याद होंगी। आप सभी लोग घर जाके अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से ये पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड जरूर पढ़ें, ताकि आपको और भी आनंद आए और भी मजा आए आगे पढ़ने में। अगली वीडियो हम देखेंगे लेंचो लेटर लिखेगा। वो लेटर में क्या लिखेगा और किसको लिखेगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का पहला अध्याय ठोस अवस्था शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले ठोस अवस्था का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम ठोस पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और आखिरी में हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को ठोस अवस्था के परिचय से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है, ये एक पत्थर का चित्र है। आपने असल जिंदगी में पत्थर तो देखा ही होगा। पत्थर ठोस अवस्था के पदार्थों का एक उदाहरण है। लेकिन अगर रसायन विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए तो ठोस अवस्था के पदार्थों का जो चित्र होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप देख सकते हैं दोनों चित्रों में बहुत ही ज़्यादा अंतर हैं। बाएं साइड में जो आपके चित्र है वो ठोस अवस्था के पदार्थों का असल जिंदगी में एक उदाहरण है। लेकिन आपके जो दाएं साइड चित्र है वो ठोस अवस्था के पदार्थों के अंदर जो परमाणुओं की व्यवस्था होती है उसे दर्शाता है। तो आइए शुरू करते हैं ठोस के गुण। ठोस का जो पहला गुण होता है वो ये है कि ठोस निश्चित द्रव्यमान के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ठोस का जो द्रव्यमान होता है वो समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन अगर हम बाहर से कोई बल लगाएं या फिर ताकत लगा के उसके द्रव्यमान को बदलने की कोशिश करें तो ये हो सकता है। इसके साथ ठोस का जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है एवं ठोस का आकार भी निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ठोस का आकार समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन एक संभावना है कि अगर हम बाहर से एक ताकत लगाएं या बल लगा के उसका आकार बदलने की कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है। ठोस का दूसरा गुण ये है कि ठोस में अंतराण्विक दूरियां जो होती हैं वो लघु होती हैं। अंतराण्विक दूरियां क्या होती हैं? कोई भी एक ठोस अणुओं से बना होता है। दो अणु के बीच में जो दूरी होती है उसे अंतराण्विक दूरी कहते हैं। ठोसों में जो अंतराण्विक दूरियां होती हैं वो लघु होती हैं। तीसरा जो गुण है वो ये है कि ठोसों में अंतराण्विक बल होते हैं जो वो प्रबल होते हैं। मतलब जो ठोसों के दो अणुओं के बीच में बल लगता है वो बहुत ही प्रबल होता है, या अगर अंग्रेजी में कहें तो वो बल स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। यही कारण होता है कि जो ठोस होते हैं उसके अणु आपस में बहुत अच्छे से चिपके रहते हैं, उन्हें अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी गुण की। वो ये है कि ठोस कठोर होते हैं। ये गुण हम अपनी असल जिंदगी में देख सकते हैं। जैसे आप किसी पत्थर की बात करें, पत्थर कठोर होता है, या फिर अगर आप लोहे की बात करें, लोहा भी कठोर होता है। तो चौथा गुण यही बताता है कि ठोस कठोर होते हैं। अब बात करते हैं ठोस पदार्थों के वर्गीकरण की। ठोस पदार्थ दो वर्गों में विभाजित होते हैं। जो पहला वर्ग होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस। इसको अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं?
ये वो ठोस होते हैं जिसमें परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में लगे होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो परमाणु हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन उसके विपरीत होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे अंग्रेजी में अमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में जो परमाणु होते हैं वो किसी भी एक अनिश्चित व्यवस्था में लगे होते हैं, तो ये होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन हम अपनी किताबों में सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में कैलकुलेशंस आसान होती हैं, चीज़ें निकालना आसान होता है, इसलिए हम अपने पूरे इस अध्याय में सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक अंतरिक्ष में बिंदुओं की व्यवस्था को कहते हैं। आप चित्र देख सकते हैं क्रिस्टल जालक का अपनी स्क्रीन पर। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका की। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जाली की सबसे छोटा हिस्सा होता है। अगर हम एकक कोष्ठिका को अलग अलग दिशा में दोहराते हैं तो वह क्रिस्टल जाली का निर्माण कर देगी। अब बात करते हैं घनीय जालकों के प्रकार की। घनीय जालक 3 प्रकारों में विभाजित होते हैं। जो पहला प्रकार होता है उन्हें कहते हैं आद्य। आद्य घनीय जालकों में होता क्या है, एक हमारा घनीय होता है, उस घनीय के 8 कोनों में एक एक परमाणु लगा होता है। यह आद्य घनीय जालक होते हैं। फिर आते हैं अंतः केंद्रित घनीय जालक। अंतः केंद्रित घनीय जालकों में होता क्या है, घनीय के 8 कोने होते हैं, 8 कोनों में एक एक परमाणु लगा होता है और घनीय के बीचों बीच एक परमाणु मौजूद होता है। इसे कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय जालक। जो आखिरी प्रकार है उसे कहते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक। फलक केंद्रित घनीय जालक में क्या होता है, जो घनीय होता है उसके 8 कोनों पे एक एक परमाणु लगा होता है और 6 के 6 फलक के बीचों बीच एक एक परमाणु मौजूद होता है। इसे कहते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक। अब हम वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने ठोस के परिचय के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ठोस पदार्थों का वर्गीकरण किया और उसके बाद हमने क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि अगली कक्षा में आने से पहले आप ये सब चीज़ें रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से पढ़ के आइएगा। अगली वीडियो में हम लोग एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम रिक्ति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं।
वीडियो शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज हम कौन कौन से विषयों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या से। सबसे पहले शुरू करते हैं आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। आद्य घनीय एकक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें घनीय के 8 कोनों में एक एक परमाणु लगा होता है। जो घनीय के एक कोने में जो एक परमाणु होता है उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही घनीय के अंदर आता है और बचा हुआ हिस्सा घनीय के बाहर आता है। तो 1/8 को हम गुणा करेंगे 8 से और हमारा जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आद्य घनीय एकक कोशिका में जो कुल परमाणु होते हैं वो 1 होता है। अब बात करते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका के बारे में। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में क्या होता है, घनीय के 8 कोनों में एक एक परमाणु लगा होता है और घनीय के एकदम बीचों बीच एक परमाणु मौजूद होता है। तो अगर हम इसके लिए कुल परमाणु निकालें तो जो कोने में 8 परमाणु हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, एक परमाणु का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही घनीय के अंदर है और बचा हुआ बाहर है। तो 1/8 गुणा 8 और साथ में जमा 1 इसलिए किया क्योंकि घनीय के एकदम बीचों बीच एक पूरा परमाणु मौजूद है। तो जब हम जमा 1 करेंगे तो हमारा जो कुल परमाणु होंगे वो 2 आ जाएंगे। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल 2 परमाणु मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कितने परमाणु होते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में 8 कोनों में एक एक परमाणु मौजूद होता है और 6 फलक में हर एक फलक में एक एक परमाणु मौजूद होता है। अब यहाँ से अगर हम कुल परमाणु निकालें तो 1/8 गुणा 8 ये कोनों का, जमा 1/2 गुणा 6। जो फलक में परमाणु मौजूद है उसमें एक परमाणु का सिर्फ आधा हिस्सा ही घनीय के अंदर आता है और आधा हिस्सा घनीय के बाहर आता है। तो इसलिए 1/2 क्योंकि आधा आ रहा है अंदर, गुणा 6 इसलिए क्योंकि कुल वहां पर 6 परमाणु मौजूद हैं। तो 1/2 गुणा 6 जब हम इसके हिसाब से कुल परमाणु निकालते हैं तो हमारे कुल परमाणु 4 आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा तीनों तरह के घनीय एकक कोशिका में जो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका है उसमें जो कुल परमाणु की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ये अक्सर पूछा जाता है इम्तिहानों में। अब बात करते हैं एकक कोशिका में रिक्ति। देखिए, रिक्ति वो स्थान होता है जो खाली होता है। किसी भी एकक कोशिका में कुछ स्थान वो होता है जो परमाणु से भरा होता है, साथ ही साथ कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जो खाली होते हैं। तो खाली स्थानों को हम रिक्ति कहते हैं। अब रिक्ति के 2 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति और जो दूसरा प्रकार होता है वो अष्टफलकीय रिक्ति। आइए एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि चतुष्फलकीय मतलब 4 परमाणुओं से घिरी हुई। तो चतुष्फलकीय रिक्ति वो रिक्ति होती है जो 4 परमाणु से घिरी होती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि 4 परमाणु हैं 4 कोनों में और बीच में जो है एक रिक्ति बन रही है। तो इस तरह की जो रिक्तियां होती हैं इन्हें चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में।
जब 6 परमाणुओं के बीच में एक खाली स्थान छूट जाता है उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, या फिर इसे अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यह रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, वह रिक्ति होती है जो 6 परमाणुओं से घिरी होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस पूरे अध्याय में, तो आप इन 2 चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं रिक्ति की संख्या। तो जैसे चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, तो हम उनकी संख्या भी निकाल सकते हैं। उनकी संख्या निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वो एकक कोष्टिका में कुल परमाणु की संख्या की दुगनी होती है। मतलब जैसे किसी एकक कोष्टिका में कुल परमाणु 4 हैं, तो उसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी वो 8 होंगी, वो दुगनी हो जाएंगी कुल परमाणु की संख्या के। वहीं अगर बात करें कि अष्टफलकीय रिक्तियां, तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या एकक कोष्टिका में कुल परमाणु की संख्या के बराबर होती है। हम वही उदाहरण लेते हैं कि एक जो एकक कोष्टिका है उसमें 4 परमाणु हैं कुल, तो उसमें कितनी अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी? तो उसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी वो 4 ही होंगी। तो अब हम अपनी वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने पढ़ा एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या के बारे में। फिर उसके बाद हमने रिक्ति के बारे में पढ़ा, और मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, ये आप रसायन विज्ञान की जो NCERT है भाग 1, उससे आप ये चीज़ें दोबारा घर जाके पढ़िएगा और कुछ प्रश्न भी करके आइएगा अगली क्लास में जब आप आएंगे। तो अब देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम सबसे पहले संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ठोसों में अपूर्णताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन। इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ शब्दावली, पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली शब्दावली है युग्मक जनन। इस प्रक्रिया में युग्मकों की रचना होती है, जैसे कि नर में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु की रचना होती है। अगला है वीर्य सेचन। इसमें स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण होता है। अगला है निषेचन, जो कि शायद आपने कई बार सुना होगा। इस प्रक्रिया में पुरुष तथा स्त्री युग्मकों का संलयन होता है।
जो कि जायगोट बनाता है, और ये जायगोट बाद में गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, जिसे हम अंतरोपण कहते हैं। और इसके परिवर्धन को हम गर्भावधि कहते हैं। और फिर एक समय बाद प्रसव की प्रक्रिया से शिशु का जन्म हो जाता है। आइए अब पुरुष जनन तंत्र को समझते हैं। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय आते हैं। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर वृषण होता है जहां पर शुक्राणुओं की रचना होती है। ये उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं। ये वृषण शुक्रवाहक से जुड़ा होता है जो कि मूत्राशय से लूप बनाता हुआ स्खलनीय वाहिनी में खुलता है। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे कि शुक्राशय, पुरस्थ और बल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियां कुछ स्राव उत्पन्न करते हैं जो कि शुक्राणुओं की उत्तरजीविता में काम आते हैं। ये नरयुग्मक शीशन में मूत्राशय की मदद से आते हैं। संभोग के दौरान ये शिशु मूंड से निकल जाते हैं जो कि अग्रछद से ढका होता है। तो ये थे कुछ पुरुष जनन तंत्र के हिस्से। आइए अब वृषण तथा सहायक नलिकाओं को समझते हैं। दोस्तों, वृषण की संरचना कुछ ऐसी दिखती है और यह वृषण पुरुष के प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि ये एक थैली में स्थित होते हैं जो कि उदर गुहा के बाहर होती है, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। अब इसका क्या कारण होगा, जरा सोचिए। हाँ, इसका कारण है कि शुक्राणु जनन के लिए शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप की आवश्यकता होती है। अब जो सहायक नलिकाएं होती हैं वो वृषण में भी मौजूद होती हैं, तो अब हम उनको समझेंगे। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें हम वृषण पालिका कहते हैं। इन वृषण पालिका में कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं जहां पर शुक्र जनन होता है। अब शुक्र जनक नलिकाएं वृषण जालिका की मदद से शुक्र वाहिका में खुलती है और ये शुक्र वाहिका अधिवृषण में खुलती है जहां पर सारे शुक्राणु संचय होते हैं और स्खलन का इंतजार करते हैं और अंत में अधिवृषण शुक्रवाहक में खुलता है। आइए अब शुक्र जनक नलिकाओं को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। अब शुक्र जनन सर्टोली कोशिकाओं की सहायता से संभव हो पाता है क्योंकि ये विकासशील शुक्राणुओं को पोषकता प्रदान करती है। यहाँ पर लीडी कोशिकाएं होती है जो कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को उत्पन्न करता है। ये शुक्राणु शुक्र जनन नलिका की बाहरी ओर बनता है और बाद में धीरे धीरे अंदर की तरफ आ जाते हैं और अंत में मायोइड कोशिका की मदद से ये आगे आने वाली सहायक नलिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। आइए अब स्खलन यानी कि इजैकुलेशन को समझते हैं। शुक्रवाहक शुक्राशय से जुड़कर स्खलनीय वाहिनी बनाता है। स्खलनीय वाहिनी पुरस्थ ग्रंथि से गुजरती है जो कि मूत्र मार्ग में खुलती है, जिसके द्वारा शुक्राणुओं का स्खलन हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पुरुष जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियों को समझते हैं।
इसमें जो सबसे पहली ग्रंथि है वो है शुक्राशय। शुक्राशय चिपचिपा द्रव उत्पन्न करता है और इसमें फ्रक्टोज प्रोटीन होता है। दूसरी ग्रंथि है पुरस्थ, इसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। प्रोस्टेट के स्राव पतले दूधिया रंग के और क्षारीय होते हैं। वे शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तीसरी ग्रंथि है बल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि। यह एक क्षारीय द्रव का स्राव करता है। यह द्रव मूत्र मार्ग में मूत्र अवशेषों की अम्लता को बेअसर करता है। योनि की अम्लता को बेअसर करने में भी मदद करता है। बल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव मैथुन के दौरान शीशन में स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और स्त्री जनन तंत्र को समझते हैं। इसके अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, बाह्य जननेंद्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां आते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, ये चित्र स्त्री जनन तंत्र का है। यहाँ पर अंडाशय है जो कि स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। यह अंडाशय मादा युग्मक और कई अंडाशय हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कीपक होता है जो कि अंडाशय के सबसे पास होता है और ये फनल के आकार का होता है। कीपक आगे चलकर एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं और फिर इस्थमस आता है। ये कीपक, एम्पुला और इस्थमस अंडवाहिनी नलिका के हिस्से हैं। इस्थमस वाला हिस्सा गर्भाशय से जुड़ता है और यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा है जो कि ग्रीवा नाल की मदद से योनि से जुड़ती है। आइए अब स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय को पढ़ते हैं। इसको हम वल्वा कहते हैं। इसके अंतर्गत मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस आते हैं। यहाँ पर मूत्र मार्ग छिद्र होता है और यहाँ पर योनि छिद्र होता है। ये सारे हिस्से बाह्य जननेंद्रिय के हैं, तो आप सभी को ये सारे याद रखने हैं। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गर्भाशय को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि गर्भाशय यहाँ पर होता है जहाँ पर जायगोट का अंतरोपण होता है। तो गर्भाशय में 3 परतें होती हैं। जो सबसे पहली बाहरी परत है उसको हम कहते हैं परिगर्भाशय। मध्य परत को हम कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है और आंतरिक परत को हम कहते हैं गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय अंतःस्तर में आर्तव चक्र के दौरान कई सारे परिवर्तन होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्तन ग्रंथियों को समझते हैं। कार्यशील स्तन ग्रंथियां सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। इसमें ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। इनमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें हम स्तनकूपी कहते हैं। इनमें दुग्ध स्रावित होता है जो कि कूपिकाओं के गुहा में एकत्र होता है। ये कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती हैं और निप्पल की मदद से दूध स्तन से बाहर आ जाता है। इसके आसपास के कुछ भाग हैं जैसे कि एरियोला, प्रशुका, प्रशुकाओं के बीच की पेशियां और पैक्ट्रोलिस मेजर। इस वीडियो में हमने पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ा और हमने स्त्री जनन तंत्र के बारे में भी चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब की ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से जाकर किताब से पढ़ना। अगली वीडियो में हम
युग्मक जनन और युग्मकों की संरचना को समझेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको आज के सत्र में जो पढ़ाया गया हो वह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के पाठ विकास को पढ़ा और अंग्रेजी के पाठ अ लेटर टू गॉड को पढ़ा। उसके बाद हमने कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री के पाठ ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा और अंत में जीवों में जनन के बारे में जाना। एक नजर डालते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम कक्षा 10 में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी में सूरदास के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम कक्षा 12वीं में गणित के पाठ संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। एक आवश्यक सूचना, यह एपिसोड दोबारा देखने के लिए आप YouTube पर इकोवेशन के चैनल पर ठीक 4 बजे देख सकते हैं। यह एपिसोड अपने दोस्तों को दिखाने के लिए और खुद भी दोबारा देखने के लिए YouTube पर डिजी 7 इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड सरकार के डिजी 7 प्रोग्राम में। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा और आपको मजा भी बहुत आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम फिर से कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए उसमें गणित का पाठ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी का पाठ सूरदास के पदों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित का पाठ संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद भौतिकी यानी कि फिजिक्स का पाठ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को।